हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हम पढ़ेंगे संकरण। हमारा चैप्टर चल रहा है सहसंयोजक बंध, और उसमें सहसंयोजक बंध की व्याख्या करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दी गई जिसको संकरण कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट पॉलिग ने दी थी, और इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह संकरण का समावेश इस सहसंयोजक बंध की व्याख्या करने के लिए क्यों किया गया, इसकी वजह इस प्रकार से है कि हम सब जानते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु उतने ही सहसंयोजक बंध बना पाता है जितने कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होते हैं जो अतिव्यापन कर सकें। यानी जितने कक्षक जिनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अतिव्यापन करेंगे उतने ही बंध बनेंगे। इसके आधार पर हम देखें कि बेरिलियम, तीन एग्जाम्पल लेंगे हम, बेरिलियम का, बोरोन का और कार्बन का। हम जानते हैं कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2 2s2, यानी इसके 1s कक्षक में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं और 2s कक्षक में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस स्थिति में इस बेरिलियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, क्योंकि 1s के कक्षक में भी दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और 2s कक्षक में भी दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसके बाद बोरोन आता है। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह है 1s2 2s2 2px1। अब इसके पास 2px कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और 2s2 कक्षक पूर्णतः भरा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसी प्रकार 1s2 कक्षक भी पूर्णतः भरा हुआ है, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसी प्रकार जो कार्बन है, उस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखें तो 1s2 2s2 2px1 और 2py1। तो इसके पास 2px में और 2py में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी 2s2 कक्षक कंप्लीट भरा हुआ है, 2s कक्षक, और 1s कक्षक भी कंप्लीट भरा हुआ है। इसलिए इन दोनों कक्षकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस आधार पे हम इन तीनों एटम की बात करें तो बेरिलियम के पास इस स्थिति में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः बेरिलियम को कोई बंध नहीं बनाना चाहिए वीबीटी के आधार पर, क्योंकि वीबीटी क्या कहती है, किसी परमाणु के पास उसके कक्षकों में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या ऐसे कक्षक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही बंध बनाने में भाग लेंगे, और उतने ही बंध बनेंगे जितना कि एक परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होते हैं। तो बेरिलियम के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका बंध किसी के साथ नहीं बन सकता। बोरोन जो है उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह केवल एक बंध बना सकता है। और कार्बन है, इसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके दो कक्षकों में 2px में और 2py में, अतः यह दो बंध बना सकता है। कुल मिला के वीबीटी के आधार पर बोरोन को कोई बंध, बेरिलियम को कोई बंध नहीं बनाना चाहिए, बोरोन को एक बंध बनाना चाहिए और कार्बन को दो बंध बनाने चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि बेरिलियम एक द्विसंयोजी या डाइकोवलेंट है कि दो बंध बनाता है, बोरोन एक त्रिसहसंयोजी या ट्राइकोवलेंट है, यह तीन बंध बनाता है। इसी प्रकार कार्बन जो है एक चतुर्संयोजी या टेट्राकोवलेंट बॉन्ड है, यह चार बंध बनाता है। तो ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या करने के लिए वीबीटी कहता है कि 2s कक्षक के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उन युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षकों में उत्तेजित होकर चला जाता है, जिससे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन में क्रमशः 2, 3 व 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें आप जो ये बॉक्स बने हुए हैं डायग्राम, इसमें देखिए कि बेरिलियम जो निम्न अवस्था है वो अवस्था होती है जब तक कि इसके किसी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हुआ है, क्रमोन्नति या प्रमोशन नहीं हुआ है। और उत्तेजित अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से किसी इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि बेरिलियम का जो 1s में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2px कक्षक में चला जाता है। इसी प्रकार बोरोन के जो 2s कक्षक में 1s कक्षक में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर 2py कक्षक में चला जाता है। और इसी प्रकार कार्बन के जो 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित होकर
2pz कक्षकों में चले जाते हैं। इस प्रकार इस स्थिति में हम इन बॉक्स में देखें तो प्रत्येक परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है इनकी उत्तेजित अवस्था में। बेरिलियम के पास इसकी उत्तेजित अवस्था में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरोन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार बेरिलियम 2 बंध बना सकता है, बोरोन 3 बंध बना सकता है और कार्बन 4 बंध बना सकता है। उत्तेजित अवस्था वाले हम एटम को एक तारे का चिन्ह लगा के स्टार द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कि 4 बंध बना लिए कार्बन ने, बेरिलियम ने 2 बंध बना लिए और बोरोन ने 3 बंध बना लिए, लेकिन इसमें संकरण की आवश्यकता कहाँ पे पड़ी? वीबीटी के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। हम इस सिद्धांत को के अनुसार मीथेन की बॉन्डिंग की चर्चा करेंगे कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के पास 1s कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और यह 1s कक्षक कार्बन के 2s कक्षक से, 2px कक्षक से और 2py कक्षक से और 2pz कक्षक से साथ अतिव्यापन करके चार कक्षक बनाएगा जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये कार्बन के जो 4 कक्षक हैं, 2s कक्षक, 2px कक्षक, 2py कक्षक और 2pz कक्षक, इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके 4 बंध बनाएंगे। अब चूंकि p कक्षक दिशात्मक होते हैं हम जानते हैं और दिशात्मक जो कक्षक है अधिक प्रबल बंध बनाते हैं, तो ये जो अधिक प्रबल बंध बनेगा वो किन कक्षकों से बनेगा? p वाले कक्षकों के s कक्षक से अतिव्यापन से, यानी 2px से, 2py से और 2pz कक्षकों के s कक्षक के अतिव्यापन से। तो कार्बन ने जो 4 बंध बनाए मीथेन मॉलिक्यूल में, उनमें से 3 जो कक्षक हैं उनमें दिशात्मक गुण आ गए, इसलिए ये 3 बंध मजबूत बनेंगे और चौथा जो बंध बना है वो 2 s कक्षकों के अतिव्यापन से बना है, कार्बन के 2s कक्षक से और हाइड्रोजन के 1s कक्षक से के अतिव्यापन से बना है। अतः इस कक्षक के इन कक्षकों के अतिव्यापन से दुर्बल बंध बनेगा। तो इस प्रकार हम कहें कि कार्बन के पास जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसमें 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध तो प्रबल होंगे और 1 कार्बन हाइड्रोजन बंध दुर्बल होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें चारों बंध समान ऊर्जा के होते हैं, बंध ऊर्जा के। दूसरा जो स्थिति है वो ये है कि इसके p कक्षक परस्पर 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। अतः 3 sp कक्षकों के जो बंधों में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री को कोण होगा, जबकि चौथा बंध कोण इन तीनों के साथ 125 डिग्री कोण पर स्थित होगा। जैसे मीथेन की संरचना है वो चतुष्फलकीय न होके और इस तरह से बनेगी, जिसमें 3 बंध हैं 90 डिग्री कोण पे हैं और इनसे 125 डिग्री पे चौथा बंध है। इसको चित्र में जो दिखाया गया है उस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि मीथेन की संरचना में इस तरह की नहीं होती। मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय संरचना होती है और इस चतुष्फलकीय संरचना में जो चारों बंध हैं इनकी बंध दूरी भी समान होती है और इनका बंध कोण भी समान होता है। इनका जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है मीथेन में, और जो बंध दूरी है वो भी इन सब में समान होएगी। और ऐसा कब संभव हो सकता है? यदि मीथेन का अणु चतुष्फलकीय आकार में हो और जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु है, चारों कोणों पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, उस स्थिति में ही ऐसा संभव हो सकता है। इसी प्रकार हम BH3 की बात करें या BX3 की बात करें तो इसमें बोरोन के 3 बंध एकदम समान व समतलीय हैं तथा उनके बीच में 120 डिग्री का कोण पाया जाता है। बोरोन के उत्तेजक अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा, जिसमें बोरोन
2s 2px तथा 2py कक्षकों के साथ बंध बनाए ऐसी त्रिभुजीय समतलीय संरचना संभव नहीं है। इसी प्रकार BeX2 में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक 2s व एक 2px के अतिव्यापन से 90 डिग्री कोण पर दो बंध बनने चाहिए, जबकि वास्तव में ये एक रेखीय अणु होता है। इन सब की व्याख्या करने के लिए पॉलिग ने अनुनाद की संकल्पना दी, कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति व समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं, तो इस प्रक्रिया या परिघटना को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में बने हुए नए कक्षक संकृत कक्षक कहलाते हैं। और यह संकृत कक्षक आकृति, ऊर्जा व दिशात्मक प्रकृति में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। दोबारा से मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात बाह्यतम कोश कौन सा होता है? संयोजकता कोश। तो संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले एक ही कोश के कक्षक हैं तो वो समान ऊर्जा वाले होंगे और वो भिन्न भिन्न आकृति वाले हैं। जैसे S गोलाकार है, P कक्षक डंबलकार है, तो ये समान ऊर्जा वाले समान भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम नए समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी संख्या में नए कक्षक बनाएं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और ऐसे बने वाले कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं। और ये संकृत कक्षक आकृति, ऊर्जा व दिशात्मक प्रकृति में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। संकर कक्षक दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण प्रभावी अतिव्यापन कर सकते हैं। फलस्वरूप अतिव्यापन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अतः संकर कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध बहुत मजबूत होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम मीथेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम मीथेन की संवहन ऊर्जा का कैलकुलेशन करेंगे और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कार्बन से मीथेन ही क्यों बनता है, CH2 क्यों नहीं बनता। तो हम देखते हैं कि ठोस कार्बन व गैसीय हाइड्रोजन से CH2 व CH4 बनने की संवहन ऊष्माओं को इस चक्र में दिया गया है। इस चक्र के आधार पर हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कार्बन सॉलिड की रिएक्शन हम अगर दो हाइड्रोजन के अणु से करवा दें तो हमें CH4 गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाएगा और इसके लिए जो एनर्जी है वो रिलीज होती है -18 किलो कैलोरी पर मोल। माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे कार्बन सॉलिड है और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है और CH4 भी गैसीय अवस्था में होता है। तो इस CH4 जो गैसीय अवस्था में ये बनने में -18 किलो कैलोरी पर मोल इसका डेल्टा H है, यानी 18 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होती है। ये वन स्टेप रिएक्शन थी। अब इसको अनेक पदों में या अनेक स्टेप्स में करने के लिए हम देखते हैं कि कार्बन सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, तो हमें कार्बन को भी गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए ऊर्ध्वाधर ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। ये 172 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इससे कार्बन गैसीय अवस्था में आएगा और हाइड्रोजन जो अणु है, दो अणु ऑलरेडी ही गैस अवस्था में है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है अणु के रूप में नहीं होती, परमाणु के रूप में होती है। तो हमें हाइड्रोजन अणु को तोड़ के इसके परमाणु प्राप्त करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम डिसोसिएशन एनर्जी देंगे। अब चूँकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन के अणु हैं, इसलिए हमें डबल डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक हाइड्रोजन अणु की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो 104 किलो कैलोरी पर मोल है, तो दो के लिए डबल होगी। तो इसलिए हम इसको 2 गुणा 104 किलो कैलोरी पर मोल लिखेंगे। ये वियोजित ऊर्जा देने पे या विखंडन ऊर्जा इसको देने पे जो है कार्बन भी गैसीय अवस्था में आ गया और 4 परमाणु हमें हाइड्रोजन के गैसीय अवस्था में मिल गए। अब यहाँ पे जो कार्बन जो परमाणु है वो गैसीय अवस्था में है और उसके पास 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसको एक्साइटेशन एनर्जी दी जाएगी E1। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में तो रहेगा लेकिन 2s का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके और 2pz कक्षक में आ जाएगा। और इस ऊर्जा का मान यानी E1 ऊर्जा का मान है +96 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस प्रकार इसमें कार्बन गैसीय अवस्था में है और ये उत्तेजित अवस्था में। अब दोबारा जो इसको एनर्जी दे रहे हैं हम वो है E2 एनर्जी दे रहे हैं और इस E2 एनर्जी में ये चारों जो कक्षक आपस में संकृत हो जाएंगे
और sp3 संकरण होगा, जिससे कार्बन गैसीय अवस्था में होगा sp3 संकरित अवस्था में, और 4 गैस के हाइड्रोजन गैस के परमाणु होंगे। अब इनमें रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन की वजह से कार्बन गैसीय स्टेट में sp3 संकरित अवस्था में और 4 परमाणु हाइड्रोजन के ये रिएक्शन करके और CH4 गैसीय अवस्था में बनाते हैं। और इसके लिए Q जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इस रिएक्शन का वो है -578 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ओवरऑल जो चेंज है वो है -18 किलो कैलोरी पर मोल का। और CH2 बनने के लिए हम देखेंगे कार्बन सॉलिड अवस्था में, हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में, तो यहाँ पे जो इसके लिए डेल्टा एच है -13 किलो कैलोरी पर मोल है। अब एक से अधिक स्टेप में इसको देखें तो कार्बन को सबलिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, वो है 172 किलो कैलोरी पर मोल कार्बन को गैसीय अवस्था में लाने के लिए। अब इस स्टेप में कार्बन है और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है मॉलिक्यूल के रूप में, लेकिन इसको वियोजित ऊर्जा देनी पड़ेगी, विखंडन ऊर्जा, ये डी के रूप में देनी पड़ेगी, और 104 किलो कैलोरी पर मोल है एक हाइड्रोजन अणु की वियोजन की ऊर्जा। तो इस स्थिति में हम कार्बन का भी गैसीय अवस्था में प्राप्त हो गया एक परमाणु, और 2 जो परमाणु में हाइड्रोजन के भी गैसीय अवस्था में प्राप्त हो गई। इनकी रिएक्शन से CH2 बन रहा है और यहाँ पे Q का मान है -289 किलो कैलोरी पर मोल, और जो ओवरऑल जो डेल्टा H आता है वो 13 किलो कैलोरी पर मोल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संकरित कक्षों के दिशात्मक अतिव्यापन के कारण इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है कि इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना एवं संकरण के लिए आवश्यक ऊर्जाओं की पूर्ति करने के बाद मीथेन का 1 मोल बनने में 18 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः मीथेन CH4 एक स्थायी यौगिक है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजना एवं संकरण के बिना CH2 अणु बने तो यह स्थायी नहीं होता है, क्योंकि उसके बनने में CH4 की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है, वो है 13 किलो कैलोरी पर मोल। अतः यह उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है, फलस्वरूप यह कम स्थायी होता है। अब इस हम एक डायग्राम से भी देखें जिसमें दिखाया गया है कि कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, इसकी रिएक्शन से CH2 बना और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -13 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निष्कर्षित इससे हो रही है। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर पर है। और दूसरी जो रिएक्शन हो रही है उसमें CH4 बन रहा है, और इस CH4 बनने में -18 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसमें से निकलती है। माइनस का चिन्ह इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है। तो ये थोड़ा CH2 की तुलना में और कम ऊर्जा के लेवल पे स्थिर होगा CH4। तो जो उच्च ऊर्जा स्तर पे होता है वो कम स्थायी होता है, और जो निम्न ऊर्जा स्तर पे होता है कोई भी यौगिक वो अधिक स्थायी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन सॉलिड से और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से जो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो CH2 और दूसरा CH4। लेकिन जो CH2 बनता है उसमें 13 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और CH4 बनने में 18 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जो इसके CH4 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो चूँकि 18 किलो कैलोरी एनर्जी से रिलीज होगी तो ये ऊर्जा स्तर पे कम ऊर्जा स्तर पे होगा, किसकी तुलना में, CH2 की तुलना में, जहाँ पे केवल 13 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा रिलीज हुई है। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में देखें तो CH2 उच्च ऊर्जा स्तर पे स्थित है और CH4 कम ऊर्जा स्तर पर स्थित है। और हम ये जानते हैं कि जो निम्न ऊर्जा स्तर पे कोई भी स्पीसीज स्थित होती है वह ज़्यादा स्थायी होती है, और जो उच्च ऊर्जा स्तर पे जो होती है वह कम स्थायी है। तो CH4 कम ऊर्जा स्तर पे होने पे कारण अधिक स्थायी है, और CH2 उच्च ऊर्जा स्तर पर होने के कारण कम स्थायी है। इस वजह से कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर CH2 बनता है, क्योंकि CH4 बनता है। कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर CH4 बनता है क्योंकि CH4 ज़्यादा स्थायी है। तो ये था संकरण कि संकरण के कारण कक्षकों में स्थायित्व गुण आ जाता है, और इससे बने हुए जो यौगिक हैं वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके अतिव्यापन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। संकरित कक्षों का जो अतिव्यापन होता है बंध के लिए उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः संकरण कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध बहुत अधिक मजबूत होते हैं, और जब बंध मजबूत होता है तो यौगिक क्या होता है, स्थायी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संकरण किसी यौगिक को स्थायित्व प्रदान
करता है।